हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं आपके पास एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ी डिफरेंट है इफ़ यू कंपेयर विद द प्रीवियस वन, क्योंकि वो पाइथन से रिलेटेड थी और ये जो है समथिंग जो है ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। और ब्लॉकचेन में भी एक ख़ास टेक्नोलॉजी जिसको हम इथेरियम कहते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन। और इथेरियम ब्लॉकचेन में किस तरह प्रोग्रामिंग होती है ये उसके मुतालिक है। और उसके सॉलिडिटी, इसका टाइटल है सॉलिडिटी फॉर बिगनर्स। सॉलिडिटी एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इथेरियम के, वो लिखने के लिए काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, सवाल उठता है। बहुत आपने सुना होगा, इवन कि आपने क्रिप्टो आपने ख़रीदी हो या ना ख़रीदी हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सुना होगा, चाहे नाम ना सुना हो लेकिन उसकी एप्लीकेशंस वगैरह ज़रूर सुनी होंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो टर्म थी सबसे पहले निक साबो ने 90s में 1990s में ये टर्म क्वाइन की थी। निक साब जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट भी हैं और क्रिप्टोग्राफर भी हैं और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं। तो ही वाज द वन जिसने ये सबसे पहले टर्म क्वाइन की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह मैनुअली चल रहे हैं वो वो नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने जो टर्म की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टोपीडिया में जो डेफिनेशन है वो इस तरह है: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेल्फ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। यानी कि दो लोगों के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है, बायर और सेलर, एक जो ख़रीद रहा है एक जो बेच रहा है, उसके दरमियान जो मुआहदा हो। आमतौर पर हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं बाज़ार में, हम लोग शायद अंदाज़ा नहीं होता, हम लोग एक मुआहदे के तहत ही ख़रीद रहे होते हैं। वो अलग बात है मुआहदा नज़र नहीं आ रहा था किस तरीके से, कि आप गए दुकान पे, आपने कहा कि मुझे 1 किलो आम चाहिए। उसने आम की कीमत बताई, मिसाल के तौर पे 100 रुपये किलो। आप उससे एग्रीड हो गए, उसने आपको दे दिए। आप उससे एग्रीड नहीं हुए, आप दूसरी दुकान पे चले गए। जो एग्रीमेंट जो होता है, चाहे वो वर्बली हो या लिख कर हो या किसी सूरत में हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मुआहदा होता है। आपने उससे मुआहदा कर लिया, उसने कहा मैं 100 रुपये किलो बेचूंगा, आपने कहा ठीक है मैं 100 रुपये किलो ख़रीदूँगा, उसने शॉपिंग बैग में डाला, आपको दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखें जब भी, और ये ट्रांजेक्शन हो रही है। क्योंकि ट्रांजेक्शन आपने अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के उसको दिए, उसने आपको 100 रुपये के एवज उसने आपको आम थैली में दे दिए, तो ये एक ट्रांजेक्शन हुई है। तो एक ट्रांजेक्शन हुई, उसने आपने पैसे दिए, उसने आपको आम की थैली दी, आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ओबे किया, और क्या कहते हैं उसको, फिर आपने उसको आम दे दिया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लिख के भी होते हैं। जब आप कोई बहुत बड़ा मुआहदा कर होते हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या पार्टनर्स के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी क्लॉज होती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें और चीज़ें भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे आप नया बिज़नेस अपने दोस्त के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने मुआहदा किया कि भाई तुम इतने परसेंट के पार्टनर हो, मैं इतने परसेंट का पार्टनर हूँ। अगर तुम 2 महीने बाद छोड़ोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। अगर तुम 1 साल तक रहोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। ये तमाम डिफरेंट क्लॉजेज़ जो होती हैं, उसमें एग्ज़िट स्ट्रेटजी होती है और क्या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, कई चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट के असल मायने ही है। तो ये निक साबो साहब जो थे, कहते कि यार वो मुतमईन नहीं थे कि जिस तरह होता है, वो चाहते थे ये चीज़ ऑटोमेटेड हो जाए। तो उन्होंने कहा द कोड एंड द एग्रीमेंट्स कंटेन दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। और वो ये चाहते थे कि जब ये मुआहदा हो ना, तो कोई थर्ड पार्टी ना इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पे आप मुआहदा कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपने किसी वकील को हायर किया, उसने आपके सारे कागजात तैयार किए, ये किया वो किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फ़लाँ चीज़ें लिखी, और वो वकील जो है उसने कह दिया साइन करवाया और ये जा वो जा, आपका मुआहदा हो गया। वो चाहते थे भाई कोई मिडिल मैन बीच में ना आए, ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो, नंबर वन। और दूसरी चीज़ आती है डिसेंट्रलाइज मतलब, सेंट्रलाइज से मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज से मतलब ये होता है कि एक सिंगल अथॉरिटी होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है हर चीज़। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया की एग्जांपल लें, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। हम मुख्तलिफ सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह बैन हो गया, फ़लाँ जगह उसने ये ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। अभी रिसेंटली सुना नाइजीरिया में बैन हो गया है। तो इस तरह चीज़ें जो होती हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी होती है। फेसबुक की जो कंपनी के जो सारे हेड्स हैं, उन्होंने फैसला कर लिया भाई फ़लाँ चीज़ को हम ब्लॉक करेंगे, फ़लाँ चीज़ को हम कंटेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे। ये सेंट्रलाइज्ड है। तो एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल पर्सन जो होता है या सिंगल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सारे फैसले कर रही होती है और आपके पास कोई पावर नहीं होती, कोई इख्तियार नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में ये होता है किसी के पास कोई पावर नहीं होती, सब वो कोई भी होता है, एक फ़र्द जो होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई इसको ब्लॉक करो या इसको वो करो। तो उस चीज़ को डिसेंट्रलाइज होता है, इनको एक बंदे के इख्तियार में नहीं है। वो तमाम जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके हाथ में तमाम चीज़ें। तो वो इख्तियारात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, किसी एक बंदे को, एक सिंगल पर्सन मिडिल मैन नहीं होता।
तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा कोड होना चाहिए जो ब्लॉकचेन जैसी कोई टेक्नोलॉजी हो उसमें चले, और वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, और उसमें मिडिल मैन कोई ना हो, ऑटोमेटेड हो। ये 3-4 उनकी ख्वाहिशात थी। तो ये 90s में किया था, उस वक्त तक तो कोई नहीं हुआ। फिर जब आपका 2013 में जाके, आपका आई गेस 2013 में जाके 2012 में जाके जब इथीरियम लॉन्च हुआ, तो इथीरियम ने सबसे पहले इसको हकीकत का रूप दिया कि जब वो विटालिक ब्रूट ने इथीरियम बनाई, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि ये वो ब्लॉकचेन है जिसमें आप अपना एप्लीकेशंस भी अपनी रन कर सकते हैं। वो एप्लीकेशंस को उन्होंने नाम दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो इथीरियम में क्या, इसकी इथीरियम की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपली अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन, यानी कि इट्स कलेक्शन ऑफ कोड एंड डाटा एंड रिजाइड स्पेसिफिक एड्रेस ऑन द इथीरियम। अच्छा, ये देखें ऊपर वाले से डिफरेंट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कह दिया कोई सा भी प्रोग्राम हो, जो ही नहीं वो मुआहदा हो। आपने मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं टू डू लिस्ट, आप बड़ी आसानी से इथीरियम ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो आपकी टू डू लिस्ट का जो डाटा है वो स्टोर कर रहा है। यानी कि ब्लॉकचेन जो है एज ए डेटाबेस काम कर रही है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज ए एप्लीकेशन है जो उससे बात कर रही है, और टू डू लिस्ट जो है आप वो स्टोर कर रहे हैं। तो वो उसमें स्टोर हो गई, उसमें रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ, डिलीट नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन और दूसरी डेटाबेस में इसमें फ़र्क ये है कि ब्लॉकचेन जो होती है वो अपेंड ओनली होती है, और उसमें क्या होता है कि आप अपेंड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि इंसर्ट ओनली होती है। आप कोई डाटा डालेंगे, आप चाहे उसको एडिट कर दो, वो नहीं हो सकता। ये चीज़ आप याद रखें। और हर चीज़ होती है उसमें पब्लिक होती है, सिर्फ कोई कॉन्फिडेंशियल भी कोई चीज़ नहीं होती। क्या रख दो, कोई कॉन्फिड अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर रख दो, बैंक अकाउंट नंबर रख दो, इस तरह की चीज़ें कर दो, तो वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया, स्मार्ट इथीरियम वालों ने कह दिया भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ब्लॉकचेन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कोड, यानी कि फंक्शन है और डाटा जो है रिसाइड करता है स्पेसिफिक एड्रेस पे। वही मतलब है जैसे वेरिएबल होते हैं आपके, वो मेमोरी किसी एड्रेस में होते हैं, इस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ब्लॉकचेन जो चल रही होती है, जो हर वक्त चल रही होती है, उसे किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, निक साबो ने 90 से सबसे पहले किया था। तो सवाल ये होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज़ केसेस क्या हैं। बहुत से हैं। सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ जो आया था वो ये आया था कि लोगों ने अपने कॉइन्स निकालना शुरू कर दिए। आपने नाम सुना होगा बैलेंस का कॉइन, ट्रॉन कॉइन, और इस तरह पोल्का डॉट, बहुत से कॉइन्स हैं जिस तरह है। तो बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं कि उन्होंने इथीरियम पे ही अपने कॉइन्स वो कर दिए लॉन्च, इथीरियम ब्लॉकचेन पे। कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि इथीरियम का कोड ओपन सोर्स है, उन्होंने फोर्क किया उसको, थोड़ी बहुत उसके वर्चुअल मशीन में चेंजेस की इथीरियम वर्चुअल मशीन पे, और अपना को लॉन्च कर दिया। लेकिन एट दी एंड है वो तब भी इथीरियम ही, सॉलिडिटी ही यूज़ हो रही होती है। तो इथीरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इथीरियम वर्चुअल मशीन पे चलता है, जिसको ईवीएम कहते हैं। अगर आपने जावा में काम किया तो आपको अंदाजा होगा, जावा वर्चुअल मशीन होती है, आपका कोड होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और वो फिर एग्जीक्यूट है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़ इसमें है। ईवीएम में अपना कोड सॉलिडिटी में लिखते हैं, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और जो ईवीएम पहचानता है और आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल यही काम हो रहा होता है। स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे आपका हो गया ERC20 कॉइन्स कहते हैं जिसको, जिसमें आपने बाइनेंस कॉइन अपना कोई भी अपना पसंद का कॉइन डाल दिया। मिसाल के तौर पे आपने कह दिया हेलो कॉइन, या आपने अपने मुल्क के नाम से कर दिया, मिसाल पाकिस्तान कॉइन मैंने लॉन्च कर दिया। ये कुछ इसमें से स्टेबल कॉइन होते हैं। स्टेबल कॉइन्स का मतलब क्या होता है कि ये पैक्ड होते हैं किसी एक कम्युनिटी के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने एक लॉन्च कर दिया गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड कॉइन जो होगा वो गोल्ड के साथ जो होगा वो पैग होगा, यानी जो गोल्ड की 1 तोले गोल्ड की सोने की कीमत होगी वही मेरे कॉइन की होगी। कुछ ऐसे होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट में। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा बाइनेंस का कॉइन हो गया, और बहुत से कॉइन हो गए जो मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो किसी से पैग नहीं होते। वो जिस तरह उसकी डिमांड और सप्लाई हो रही होती है उसके मुताबिक उनकी कीमत जो होती है ऊपर ज़्यादा हो रही होती है। उसके अलावा NFT का होता है, नॉन फंजेबल टोकन होते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा, आज से 1.5-2 साल पहले एक कुछ चंद लोगों ने लॉन्च किया था क्रिप्टो किटीज़। वो एक अजीब सी फजूल सी चीज़ थी। उन्होंने बिल्लियाँ थी, क्या थी वो उन्होंने तस्वीर की, वो तस्वीरों को डिजिटली उसको ब्रीड कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, और लोग लाखों रुपए उन्होंने इसमें ज़ाया कर दिए। ऐसी अजीब कौम है, बट है, हमारे लोग ऐसे होते हैं। तो क्या कि कॉइन्स को क्या कहते हैं, क्रिप्टो किटीज़ थी, उसकी हर एक की कीमत थी। वो आप जैसे ही ख़रीदते थे वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाती थी और आप उसको पैसे देते थे। ये पूरा काम था। तो वो दैट वाज द फर्स्ट NFT। उसमें ये होता था कि NFT का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन्स। फंजेबल नॉन फंजेबल में क्या फ़र्क है? फंजेबल वो होते हैं, मिसाल के तौर पे आपका रुपया है या डॉलर है। आपके पास $1 का नोट है, आपके दोस्त के पास $1 का नोट है। आप उसका नोट ले लो, आप उसका नोट ले लें, एक दूसरे से स्वैप कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुकानदार को आप $100 का $100 का नोट दो या $100 का नोट दो, आपको 50-50 का दो दे दे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके पास भी 100 है, आपके पास भी 100 है।
ये क्या होते हैं, फंजेबल होते हैं, यानी कि इक्वलेंट होते हैं। नॉन फंजेबल क्या होता है, ये यूनिक होते हैं। यूनिकनेस से मुराद क्या है कि एक ही होगी दुनिया में, जैसी कोई और चीज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मोनालिसा की तस्वीर हो गई, ठीक है, या और कोई और आर्ट हो गया, या आपका घर हो गया। अब आपका घर है, आपका फला फला एड्रेस है, तो वो एक एड्रेस पे एक ही घर होगा, ऐसा नहीं हो सकता 50 घर हो। तो ये यूनिकनेस जिस चीज़ में आती है वो फंजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप अपना घर देकर किसी दूसरे का घर ले लें, आपका घर अपना चीज़ है, या अपनी तस्वीर मोनालिसा की तस्वीर ओरिजिनल है उसके जैसे कोई और ले लें। कॉपीज़ ज़रूर होंगी लेकिन वो यूनिकनेस नहीं होगी, अथॉरिटी जो होगी वो एक ही होगी, यानी कि मोनालिसा की तस्वीर है। तो ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो NFTs आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है कि एक आर्टिस्ट ने अभी पिछले 5-14 साल मेरे ख्याल में कितनी तस्वीरें बनाई, 5,000 तस्वीरें बनाई, और बीपल करके उसका नाम था, कोड उसका सीडोनिम था, और उसने $69 मिलियन की उसने एक तस्वीर बेची है। कैन यू इमेजिन इट? वो सिर्फ वीडियो इमेज है सिर्फ वो, और लोग डाउनलोड उसने ख़रीदी। अच्छा, बहुत से मेरे जहन में भी ये सवाल आया था, फिर मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि भाई वो इमेज जो है वो तो मैं भी डाउनलोड कर लूँ, क्या ये क्या बावलापन है, फजूलपन है कि लोग जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं उसको। तो बात उन्होंने कहा भाई बात सारी आती है अथॉरिटी की। भाई मिसाल के तौर पे आपने एक किताब ख़रीदी किसी भी फेमस ऑथर की, आपने उससे साइन करवा ली, वही किताब बाज़ार में मिल रही है, लेकिन जो साइन की हुई ऑथर की साइन की हुई जिसमें हुई ना, उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि उस ऑथर ने खुद लिखा है। तो लोग उस बात को मानेंगे, बेशक हज़ारों कॉपियाँ उस किताब की मौजूद हैं, लेकिन जिसने साइन की है, साइंड कॉपी जो है ऑथर की, उसकी यूनिकनेस अलग है। तो आप समझने की कोशिश करें, बेशक आप ख़रीद सकते हैं बहुत सी वही किताबें, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आपके पास भी साइंड कॉपी हो। तो आपकी किताब आम किताब है, जिससे साइन की है वो एक यूनिक किताब है, तो वो चाहे एज एन NFT के तौर पे वो किताब बेच सकता है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा यूनिकनेस क्या होता है। इसको फैसिलिटी आपने अगर फ्रीलांसर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप फ्रीलांस के लिए अप्लाई करते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो पैसे जिससे सेलर जो होता है उसके पैसे जो होते हैं फ़ौरन वो ले लेती है फ्रीलांस सर्विस जो होती है, ताकि वो भागे नहीं। फिर जब अपना काम कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसे आपको, अगर कोई मसला नहीं है तो पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई फ्रॉड वगैरह कोई इस तरह इशू होता है तो उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस्ट एग्जांपल है कि मिडिल मैन जो यहाँ पे फ्रीलांस सर्विस थी उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। वोटिंग वोटिंग के लिए काफ़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वोटिंग में यूनिकनेस आती है, आपकी कोई ऑडिट हो सकता है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती कि मैं हूँ, मेरा एक यूनिक वॉलेट एड्रेस है, मैंने उससे वोट कास्ट किया तो मेरा मेरे पास ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो यूनिकनेस इस तरह ऑडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो ये तो थी आपका इंट्रो अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सॉलिडिटी हम आगे पढ़ेंगे कि सॉलिडिटी में डेवलपमेंट किस तरह होती है। लेकिन मेरा ये इंट्रो देने का मकसद ये था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मोस्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम। लोगों के पास मुख्तलिफ रीज़न होते हैं काम करने के। कुछ कहते हैं फॉर कैरियर जंपिंग के, वो कहते हैं नई चीज़ करें, वो ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो करना चाहते हैं, नई नई सी चीज़ें सीखने आते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं यार, जॉब रिज्यूमे ओरिएंटेड, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वो रिज्यूमे बनाते हैं, जो नई चीज़ आई उसमें काम कर लिया, इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। कुछ कहते हैं कि आप पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तीनों में कोई जो भी वजह कोई भी हो आपकी काम करने की, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो काम करें उसको एंजॉय करो। इफ़ यू आस्क मी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे पास शायद रीज़न ये हो कि मुझे ब्लॉकचेन पे मैंने पहले भी काम किया है, बट मैंने इथेरियम पे नहीं किया था, मैंने किसी और टेक्नोलॉजी पे किया था, स्टेलर टेक्नोलॉजी पे। तो मैं सॉलिडिटी पे पहले भी करना चाहता था, आज से 4 साल पहले, बट उस वक्त इतनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी नहीं, तो मुझे उसकी कितनी मालूमात नहीं थी, तो मैं उसमें मज़ीद आगे नहीं जा सका। अब इसके काफ़ी प्रॉपर टूल्स आ गए हैं, इसके एडिटर प्लगइन्स आ गए हैं, और बहुत कुछ आ गया है, फ्रेमवर्क्स आ गए हैं कि अब इसमें सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी ईजी हो गया, और काफ़ी ईजी है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में काम किया हुआ है, सी में काम किया हुआ है, पाइथन में काम किया हुआ है, आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा इसको समझने में। बहुत आसान लैंग्वेज है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो जिस रीज़न की वजह से करें, मेक श्योर कि आप बस अपने आप को अप टू डेट करते रहें, एज लॉन्ग एज़ यू आर इनटू द आईटी और प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। चाहे आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, चाहे आप एज ए बिज़नेस ओनर काम कर रहे हो, चाहे आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, आप वही 12 साल 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे लगे रहोगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आजकल जो टेक्नोलॉजी इन है, AI है, डाटा साइंस है, पाइथन है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स एक पार्ट है पूरा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बनाना एक डिफरेंट चीज़ है। बहुत सी कंपनीज अपने ब्लॉकचेन्स लॉन्च कर रही हैं प्राइवेटली, जो अपनी उनके यूज़ केसेस हैं उसके मुताबिक। तो इफ़ यू आर गुड इन C++, रस्ट और इवन गो,
तो आप उसमें आप ब्लॉकचेन में अपने आप को डाल सकते हैं। एनीवे ये टॉपिक बहुत डिफरेंट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम जो है देखेंगे कि किस तरह इसको सॉलिडरी प्रोग्रामिंग का एक इंट्रो लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।